हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि हम लोग बिहार स्टेट 2024 के बारे में तैयारी करने वाले हैं और आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि आप ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं उनको आप देख लीजिए, उनके एमसीक्यू देख लीजिए। तो मैंने आप लोगों से पहले ही भी बोल दिया है और अब भी बोल रहा हूं, और मैंने पिछली बार भी तैयारी कराई हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कॉर्पोरेट अकाउंट, इनकम टैक्स की सारी क्लासें मैंने पहले भी कराई हुई हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरीके से चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की बात करने वाले हैं। और ये क्लास नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे तो हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 10 क्लासों को कर लिया है। 10 क्लासें मतलब कि 10 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, और जो टॉपिक रह गए हैं उनकी भी मैं आप लोगों को बस थोड़े दिनों में ही आप लोगों को 1-2 दिनों में पूरी क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करा देंगे। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिससे कि और भी जो एमसीक्यू हैं तो उनकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्लास नंबर 1 की बात करने वाले हैं। क्लास नंबर 1 रहने वाली है, और ये जो क्लास रहने वाली है ये कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स, मतलब कि ये जो क्लास रहेगी कॉन्सेप्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, और ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे और उनके टाइप्स भी होंगे। हो सकता है ये क्लास अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लास जो नेक्स्ट अगर होगी तो वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। क्लास एमसीक्यू में रहने वाली है, ये वाली क्लास तो एमसीक्यू रहने वाली है। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं लगता है कि कॉन्सेप्ट नहीं हुए हैं तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी अगली क्लास में करा सकता हूं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। ठीक है, नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की, ऑब्जेक्टिव्स की एंड उसके टाइप्स की। तो ये जो क्लास है ये एमसीक्यू क्लास रहने वाली है। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट भी होगा, मैं जगह जगह पर बताऊंगा आप लोगों को। और इनकम टैक्स में हम लोगों की पहली क्लास है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो उसको भी देख लेते हैं कि सिलेबस में देखो, सबसे पहले यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को सही तरीके से दिख सके कि ये हम लोगों को अच्छी तरीके से दिख सकता है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकम टैक्स में जो अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकम टैक्स का यूनिट आप लोगों का जो है वो यूनिट रहने वाला है 7 नंबर। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकम टैक्स की बात करेंगे, और इनकम टैक्स हम लोगों का 10 नंबरों का आप लोगों को देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, ऑब्जेक्टिव्स की एंड उसके टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मतलब कि टाइप ऑफ टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट में कौन से आते हैं और इनडायरेक्ट में कौन से आते हैं, इनकी भी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो मैंने टाइप्स की बात की और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनके एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। रेसिडेंट स्टेटस, मतलब कि ये जो जितने भी आप लोगों को ये टॉपिक जो हैं, ये टॉपिक जितने भी दिख रहे हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे स्टैटिक्स की, और स्टैटिक्स में मैंने 15, 22, 23 क्लासें पहले ही कराई हुई हैं। तो 15 नंबर की आप लोगों की क्लास जो है वो कराई हुई हैं। अगर एमसीक्यू में करनी है तो वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, अगर आप लोग कहते हैं तो। ठीक है, तो इनको आप लोग जरूर देखिए। कॉन्सेप्ट भी देखिए। टाइम सीरीज क्या होती है, टाइम सीरीज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर कोरिलेशन की बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मोर मीडियन की बात करते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ठीक हम लोग उनकी भी बात करेंगे, एमसीक्यू में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इनके कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि 10 नंबर की बात हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले, इंग्लिश और हिंदी में कोई टेंशन की बात नहीं है आप लोगों के लिए कि हिंदी का और इंग्लिश का पेपर में कि किस प्रकार से हम लोगों को करना है। हिंदी और इंग्लिश मैंने पहले ही दोनों लिख रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं तो टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप ये समझिए कि आप लोगों को इंग्लिश में पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर निर्धारण वर्ष जो है वो 22-23 रहने वाला है, क्योंकि हम लोग इसी के क्वेश्चन करेंगे। अगर हम लोग कर निर्धारण, अब जो टैक्स की बात करेंगे हम लोग फरवरी में जो हम लोगों का बजट निकलेगा उनकी बात हम लोग टैक्स में, हो सकता है कि कुछ बातें अलग से एडिशनल हो जाएं, लेकिन फिलहाल हम लोगों को जो टैक्स पढ़ना पड़ेगा वो 22-23 के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एक महिला भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है, मतलब कि वो सीनियर सिटीजन में है। लेकिन याद रखिए कि परंतु वो 80 वर्ष से कम है, मतलब कि उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक तो है, 60 वर्ष से अधिक है, लेकिन वो वरिष्ठ नागरिक में है, अति वरिष्ठ नागरिक में नहीं है।
अति वरिष्ठ नागरिक में नहीं है। वरिष्ठ नागरिक का अलग होता है और अति वरिष्ठ का अलग होता है। एजम्पशन की बात करते हैं, मतलब कि इनको छूट की बात करते हैं। कर मुक्त सीमा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो सीमाएं होती हैं तो वरिष्ठ नागरिक की सीमाएं अलग होती हैं। कुछ मतलब कि एक जगह पर इनको छूट दी गई है, कितने लाख तक की छूट दी गई है, और वरिष्ठ नागरिक को, अति वरिष्ठ नागरिक को अलग दी गई हैं। उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक की, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बातें आप लोगों को बताऊंगा, कुछ बातें तो ज़रूरी हैं, उनको भी तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक की, और वरिष्ठ नागरिक को अगर हम लोग बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिक जो है, वरिष्ठ नागरिक कोई व्यक्ति है और जिसकी उम्र है, कोई महिला भी हो सकती है और वो व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, वरिष्ठ नागरिक, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये महिलाओं के लिए है या फिर पुरुषों के लिए है। वरिष्ठ नागरिक में कोई भी हो सकता है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होती है, 60 वर्ष से अधिक हो, किंतु 80 वर्ष से कम हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वरिष्ठ नागरिक कहेंगे। अब वरिष्ठ नागरिक को हम लोगों के लिए कौन कौन सी जो है छूट दी जाती है, तो अगर हम लोग इनके स्लैब की बात करते हैं, स्लैब्स की, तो प्रथम 3 लाख पर जो कर की दर है, कर की दर हम लोग लिखेंगे तो 0% टैक्स लगता है। मतलब कि यहाँ पर शून्य टैक्स लगता है, मतलब कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि व्यक्ति जो है वरिष्ठ नागरिक है और उसने 3 लाख रुपए कमाए हैं, प्रथम 3 लाख पर, तो उसकी मतलब कि उसने 3 लाख कमाए हैं, 3 लाख से कम कमाए हैं, तो उस पर जो टैक्स लगेगा तो वो शून्य होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि व्यक्ति 3 लाख से अधिक कमाता है, तो यदि व्यक्ति 3 लाख से अधिक कमाता है तो अगले 2 लाख पर उसको टैक्स जो देना पड़ेगा वो 5% देना होगा। और यदि और कमाता है, उससे ज़्यादा कमाता है, तो अगले 5 लाख पर कितना प्रतिशत टैक्स देना होगा, 10% टैक्स देना होगा। और 10% नहीं है, यहाँ पर 20% है, ठीक है। और यदि चौथी कंडीशन की बात करते हैं कि शेष आय पर, अगर मतलब इन स्लैबों के अंतर भी नहीं आता है, मतलब कि इससे बाहर भी इनकम चली जाती है, तो वहाँ पर हम लोग शेष आय की बात करेंगे। और शेष आय पर जो टैक्स लगता है वो कितने प्रतिशत लगता है, 30% तक लगता है। तो ये तो हो गया हम लोगों का वरिष्ठ नागरिक का। और हमसे पूछा क्या है कि भारत में निवासी तो है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है, तो उसके लिए जो कर मुक्त सीमा पूछी गई है, मतलब कि उसकी जो कितनी राशि पर टैक्स नहीं लगेगा, 1,90,000 रुपये पर, 2,40,000 रुपये पर, या फिर 3 लाख रुपये पर, या फिर 3,50,000 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं देखने की कि प्रथम जो 3 लाख पर उसको टैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर शून्य है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने भी लगाया है कि उसका जो आंसर हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 3 लाख रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, हो सकता है आप लोगों को आवाज़ आए, ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क आस पड़ोस में चल रहा है। उसकी बाद अगर हम लोग अगली की बात करते हैं, नेक्स्ट बात में मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि आयकर जो बात करते हैं कि आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है। आयकर जो विभाग है, आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क अंडर, मतलब कि जो वर्क करता है वो किसके अंडर में करता है, केंद्र सरकार के अंडर में करता है।
राज्य सरकार के अंडर में करता है, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड के अंतर्गत करता है, या फिर मुख्य आयकर कमिश्नर करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि आयकर विभाग किसके नियंत्रण में वर्क करता है। तो ये जो वर्क करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करता है, स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण में वर्क करता है, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं CBDT मतलब कि हम लोगों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंडर में वर्क करता है, या फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अंडर में वर्क करता है। इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल, कि वो CBDT के अंडर में वर्क करता है। और CBDT की हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछ ले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 3 नंबर में कि आयकर अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय है। आयकर अधिनियम में व्यक्ति से हमारा अभिप्राय है। अब व्यक्ति कौन हो सकता है? तो व्यक्ति में हम लोगों का हिंदू अविभाजित परिवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंपनी हो सकती है, कंपनी भी एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। स्थानीय सत्ता कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब कि ऑल ऑफ एबव। अंडर द, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स, मतलब कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स, पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मतलब है, तो इसका भी हम लोग बात करते हैं। कंपनी की बात करते हैं और लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं। तो ये सभी आंसर जो हैं वो एक व्यक्ति में आते हैं। एक व्यक्ति में अगर पूछा जाता है कि एक व्यक्ति में हम लोगों का कि कौन कौन आता है, तो एक व्यक्ति में हम लोगों का कंपनी भी आती है, इंडिविजुअल व्यक्ति भी आता है, ठीक है। और हम लोगों का अगर हम लोग बात करते हैं कि ये सारी की सारी डिटेल हैं, इनको हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को डिटेल में अच्छी तरीके से बताएंगे कि एक जो है, अगर हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति में कौन कौन आता है, तो एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति भी इसमें आता है, एक व्यक्ति मतलब कि एन इंडिविजुअल भी इसमें आता है। हिंदू अविभाजित परिवार भी आता है, हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है। हिंदू अविभाजित परिवार भी इसमें आता है, हिंदू अविभाजित परिवार भी आता है। कंपनी भी आती है, कंपनी, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को याद हो जाएं जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग कंपनी की बात करते हैं, कंपनी के बाद कोई फर्म भी हो सकती है, साझेदारी फर्म हो सकती है, ठीक है। तो सीमित दायित्व वाली साझेदारी की बात करते हैं हम लोग। व्यक्तियों का संघ हो सकता है, व्यक्तियों का संघ हो सकता है, एक व्यक्ति में व्यक्तियों का संघ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्थानीय सत्ता हो सकती है, स्थानीय सत्ता लोकल अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति, वैसे कृत्रिम व्यक्ति का मतलब विश्वविद्यालय हो गया, वैधानिक निगम हो गया, कंपनी हो गई, तो ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं। तो ये भी एक डिटेल है कि एक व्यक्ति में हम लोग किसको ट्रीट करने वाले हैं। तो एक व्यक्ति मतलब कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात करते हैं कि एक व्यक्ति में हम लोग, मतलब यहाँ पर पर्सन से पूछा गया है कि पर्सन का मतलब क्या है। तो पर्सन का मतलब ये है सामने, जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ बातें मैंने बताई हुई हैं कि कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं कि आयकर जो वो बात करेंगे कि आयकर से तात्पर्य क्या है, आयकर हमारा मतलब क्या है। तो आयकर जो लिखा हुआ है कि आयकर आय पर, इनकम पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। और अगर पूछा जाता है कि आयकर किस प्रकार का कर है, तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, ये बात तो सभी को मालूम ही है। और जीएसटी अगर पूछा जाता है कि जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी हम लोगों का एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात अभी करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, एक एक वर्ड बताएंगे। एक डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और जीएसटी हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है, तो आयकर एक कैसा कर है, तो आयकर एक
प्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी अगर पूछते हैं कि जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि यह जो है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा, मतलब कि जो टैक्स देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि उसे हम लोग करदाता कहते हैं। कि प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष के दौरान कमाई गई कर योग्य आय पर जो है कर लगाया जाता है। कर योग्य आय का निर्धारण जो है आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। अगर बात करते हैं कि आयकर अधिनियम, तो आयकर अधिनियम कौन सा है? आयकर अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं कि आयकर अधिनियम कौन सा है, तो आयकर अधिनियम है हम लोगों का 1961। आयकर अधिनियम 1961 है। तो कर योग्य आय का जो निर्धारण है वो आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। कर योग्य आय में से हम लोग क्या घटाते हैं? कर मुक्त सीमा तक की आय को घटाकर शेष बची हुई आय पर निर्धारित दरों से आय कर लगाया जाता है या फिर आय कर चुकाया जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आयकर एक आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष के दौरान कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। कि मतलब कि प्रत्येक वर्ष करदाता के द्वारा कमाई गई, जो कमाया है उसने, उस पर जो टैक्स लगते हैं उसे हम लोग आयकर कहते हैं। अब कर योग्य आय का जो निर्धारण है कि मतलब कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, कितनी इनकम पर नहीं लगेगा, तो इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। कर योग्य आय में से हम लोग कर मुक्त सीमा तक की आय को, जो कर मुक्त सीमा होती है जिस पर हम लोगों को टैक्स नहीं देना होता है, जितनी सीमा पर हम लोगों को टैक्स नहीं देना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कर मुक्त सीमा कहते हैं। कि जितनी सीमा तक टैक्स नहीं देना होता है। जैसे मान लो कि ए एक व्यक्ति है, उसकी आय जो है वो कितनी है? ए व्यक्ति की आय 6,30,000 रुपये 6,30,000 रुपये है। अब यहाँ पर बात की जाती है, मान लो कि हम लोगों को 6,30,000 है, तो उसके आयकर की दर बताइए कि आयकर की राशि बताइए। इस प्रकार से मान लो पूछा जाता है, तो सबसे पहले 6,30,000 की बात करते हैं। तो 6,30,000 में से 6,30,000 कुल इनकम है, उसमें से कर मुक्त सीमा तक की हम लोग माइनस कर लेंगे। मान लीजिए कि 2,50,000 हम लोगों की कर मुक्त सीमा जो है उस व्यक्ति को 2,50,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। तो बचे कितने रुपए? तो बचे उसके पास, यहाँ से अगर हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करते हैं तो बचे उसके पास 3,80,000 रुपये बचे। 2,80,000 रुपये बचे। तो इस राशि पर जो है, इस राशि पर क्या लगेगा? तो इस राशि पर टैक्स लगेगा। और यही जो है, इसी को मतलब कि इसी को बोलते हैं आय कर। आय पर ये आय है और इस पर जो टैक्स लगेगा उसे आयकर कहते हैं। तो मैंने आयकर से तात्पर्य बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आयकर अधिनियम कौन सा है? तो आयकर अधिनियम भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आयकर अधिनियम कौन सा है, 1961 है। सर्वप्रथम अगर बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो आयकर लगा था तो वो कब लगा था? सर्वप्रथम जो आयकर लगा था तो वो कब लगा था? भारत में आयकर सर्वप्रथम 1860 में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण हुई हानियों की पूर्ति के लिए सर जॉन्स विल्सन ने किया था। तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग इस बात को भी लिखेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये बात भी लिखवा दूंगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि विभिन्न शीर्षक कौन कौन से होते हैं, आयकर में
शीर्षक कौन कौन से होते हैं? विभिन्न शीर्षक। तो विभिन्न शीर्षकों की आय का जो योग कहलाता है वो क्या कहलाता है? सम ऑफ वेरियस हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड। तो सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? जो वेरियस हेड होते हैं, शीर्षक से होते हैं, जैसे मान लो कि वेतन संपत्ति से आय हो गया, मकान संपत्ति से आय हो गया, पूंजी आय हो गया, इस प्रकार से अगर जो हेड होते हैं उनकी अगर टोटल इनकम करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सकल कुल आय कहते हैं। सकल कुल आय कहते हैं, कुल आय कहते हैं, कर योग आय कहते हैं, या फिर समायोजित आय कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है बताना है कि उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, उसे टोटल इनकम कहते हैं, टैक्सेबल इनकम कहते हैं, या फिर एग्रीगेट इनकम कहते हैं। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो आयकर के लगाने की अगर हम लोग विधि की बात करते हैं, दोनों बातें कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि आयकर लगाने की विधि। अब कौन कौन से जो हेड होते हैं, कौन कौन से जो शीर्षक होते हैं उनकी बात करते हैं। तो उनकी भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शीर्षक जो होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला होता है वेतन से आय। सबसे पहला शीर्षक जो होता है उसे कहते हैं वेतन से आय। अगर हम लोग दूसरे शीर्षक की बात करते हैं तो दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय, ठीक है, ये भी हम लोगों को मालूम है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, और तीसरा जो पॉइंट है वो है व्यापार एवं पेशे से आय। तीसरा जो पॉइंट है उसे कहते हैं व्यापार एवं पेशे से आय। ये है हम लोगों का तीसरा हेड है। चौथा हेड जो है उसे कहते हैं पूंजी लाभ से आय। पूंजी लाभ हम लोग लिख सकते हैं। और जो पांचवा है कि अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों, अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। तो ये 5 हेड होते हैं। अगर पूछा जाता है कि प्रथम हेड कौन सा होता है, द्वितीय हेड कौन सा होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मान लो पूछे जाते हैं तो भी कर सकते हैं। और मान लो अगर आप लोगों से वेतन से आय के बारे में पूछा जाता है तो भी आप लोग आराम से अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि वेतन आयकर लगाने की जो विधि की बात करते हैं वो 5 जो शीर्षक होते हैं। वेतन से आय को कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। मकान संपत्ति से आय को कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। व्यापार एवं पेशे से आय को कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद पूंजी लाभ को कहते हैं कैपिटल गेन। और लास्ट वाले को कहते हैं हम लोग, जो 5वां हेड है उसे कहते हैं अन्य साधनों से आय को कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंग्लिश भी बता दी और हिंदी भी बता दी। आयकर लगाने के जो मेथड्स होते हैं तो ये इनको हम लोग करते हैं। अगर हम लोग इन सभी हेड को जोड़ देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तो उन्हें हम लोग कहते हैं सकल, क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग सकल कुल आय। जब हम लोग इन सभी हेड से इनकम को जोड़ लेंगे तो उसे क्या कह देते हैं? तो उसे कह देते हैं सकल कुल आय कह देते हैं। और यही हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। यही हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, ठीक है। तो एक बात हम लोगों ने यहाँ पर जो बॉक्सेस में है, तो ये मानिए कि ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। तो इनको भी याद रखिए कि आयकर लगाने की विधि, आयकर से तात्पर्य, आयकर अधिनियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कम समय में ज़्यादा अध्ययन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि आयकर के वरिष्ठ नागरिक होते हैं, और एक होते हैं हम लोगों के अति वरिष्ठ नागरिक।
एक होते हैं हम लोगों के वरिष्ठ नागरिक और एक होते हैं हम लोगों के अति वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आयकर के लिए वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक होती है। तो वरिष्ठ नागरिक जो है वो कौन होता है? तो याद रखिए कि मैंने बताया हुआ है कि वरिष्ठ नागरिक की बात करते हैं तो वरिष्ठ नागरिक की अगर हम लोग बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक अब वरिष्ठ नागरिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। तो जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होती है, जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होती है और 80 वर्ष से कम होती हो, और जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक होती हो और 80 वर्ष से कम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वरिष्ठ नागरिक कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो आयकर के लिए वरिष्ठ नागरिक की बात की जाती है तो वो वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक किंतु 80 वर्ष से कम होती है तो उसे हम लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सीनियर सिटीजन कहते हैं। और अति वरिष्ठ नागरिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक होती है, 80 वर्ष से अधिक होती है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड ऑन। तो प्रीवियस ईयर हमेशा कब खत्म होता है, कब समाप्त होता है, एंड होता है। तो वो कब एंड होता है? 31 मार्च को एंड होता है, 30 अप्रैल को एंड होता है, या फिर 30 जून को एंड होता है, या फिर 31 दिसंबर को एंड होता है। तो गत वर्ष जो है वो कब समाप्त होता है? तो गत वर्ष हम लोगों का 31 मार्च को समाप्त होता है। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से वर्ष की बात की जाती है? तो आयकर जो बात करता है तो वो वित्तीय वर्ष की बात करता है, और वित्तीय वर्ष हम लोगों का 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को उसका एंड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले लिखा हुआ है कि आयकर कौन देता है? आयकर कौन देता है? तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसकी गत वित्तीय वर्ष में करयोग्य आय जो है वो कर मुक्त सीमा से अधिक हो, चालू वित्तीय वर्ष में लागू दरों से उसे आयकर देना होता है। मतलब कि जिसकी आय जो है, जिसकी इनकम कर मुक्त सीमा से अधिक होती है तो उसे चालू वर्ष में, करेंट ईयर में अपनी जो लागू दरें हैं, वर्तमान में जो लागू दरें हैं उस हिसाब से उसे टैक्स देना होता है, और यही जो है वही उसी व्यक्ति को आयकर देना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 21-22 की बात करते हैं कि एक वित्तीय वर्ष है 2021 और 22। ठीक है, का कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा? मतलब कि इसका कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा? यहाँ पर बात करते हैं वित्तीय वर्ष, मतलब कि इनकम कमाने का जो, आय कमाने का जो वर्ष है उसको हम लोगों ने ले लिया है 21-22 है। लेकिन इस पर अगर हम टैक्स लगेगा तो इस पर टैक्स जो है आगे की, मतलब कि जो आने वाला साल है उसमें लगेगा। तो इसमें टैक्स जो लगेगा वो 22 और 23 के बीच में लगेगा। तो यही इसका कर निर्धारण वर्ष होगा। यही इसका क्या होगा? तो यही इसका
कर निर्धारण वर्ष होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 18-19 होगा, ना तो 19-20 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वाट वुड बी द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब कि इसे कहते हैं कर निर्धारण वर्ष ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है कि असेसमेंट ईयर कौन सा होगा यदि फाइनेंशियल ईयर है जो है वो 21 और 22 है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आयकर अधिनियम कब पारित किया गया। तो यहाँ पर भी हम लोग एक क्वेश्चन को लिखेंगे और इसको अच्छी तरीके से अपने नोट में नोट डाउन करेंगे कि बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आयकर की बात हम लोगों ने सबसे पहले आयकर की अगर हम लोग बात करते हैं कि आयकर का आरंभ, ठीक है, आयकर का प्रारंभ की बात करते हैं तो ये भी हम लोगों का पॉइंट जो है इसको भी हम लोगों को समझना है। और समझना क्या है, इसको हम लोगों को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। क्या बात है, तो इसमें लिखते हैं कि भारत में जो है कुछ बातें मुझे लिखवानी ही पड़ेंगी क्योंकि ये ज़रूरी बातें हैं। भारत में आयकर प्रथम बार सन 1860 ईस्वी में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें यहाँ पर कुछ क्षति हुई थी। उस क्षति को पूरा करने के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा टैक्स लगाया गया था, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम, और वो स्वतंत्रता संग्राम किनका था, तो वो सैनिकों का स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, सैनिकों द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पर के कारण हुई हानियों को पूरा करने के लिए, हुई हानियों को पूर्ति करने के लिए या पूरा करने के लिए सर जेम्स विल्सन, नाम लिख लेते हैं, हाईलाइट भी कर देते हैं कि किसके द्वारा, सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि संशोधन आयकर अधिनियम में बहुत हुए हैं, 1860 में हुए हैं, 1863, 67, 71, 73, 78, इस प्रकार से कई संशोधन हुए हैं और यह अधिनियम जो है सन 1917 तक यथावत लागू रहा है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कई अधिनियम बने हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों का जो है आयकर अधिनियम पारित किया गया है। तो कौन सा जो अधिनियम बात करते हैं, तो अगर हम लोग वर्तमान की बात करते हैं, वैसे तो अधिनियम बहुत से थे, ठीक है, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इतना डिटेल नहीं करना है हम लोगों को। लेकिन फिलहाल आप लोगों को इस बात को याद रखना है, कौन सी बात को, कि सर जेम्स विल्सन को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और आयकर का आरंभ कब किया गया, इस बात को याद रखना है। तो आयकर अधिनियम पारित किया गया तो 1961 में किया गया, 1971 में, 1981 में या फिर 1951 में। लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1961 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। जैसा कि मैंने ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ था कि आयकर की बात करते हैं तो आयकर अधिनियम कौन सा है, 1961 है, ठीक है। तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि गत वर्ष से तात्पर्य है। द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, गत वर्ष का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, तो वित्तीय वर्ष से है, कैलेंडर वर्ष से है, हिसाबी वर्ष से है, या फिर कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का जो वर्ष होता है, जो पूर्व का जो वित्तीय वर्ष होता है वही इनकम टैक्स में क्या कहा जाता है, गत वर्ष कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 10 नंबर में कि आयकर की गणना की जाती है। आयकर की गणना जो करते हैं हम लोग, तो वो किस पर करते हैं कि इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन, इस किस पर करते हैं, कैपिटल पर करते हैं, फिक्स एसेट्स पर करते हैं, इनकम पर करते हैं, या फिर बिजनेस गेन पर करते हैं। तो पूंजी पर करते हैं, स्थायी संपत्तियों पर करते हैं, आय पर करते हैं, या फिर व्यापारिक लाभों पर करते हैं। तो आयकर की गणना हम लोग कैलकुलेशन या फिर कंप्यूटेड कब करते हैं, मतलब किस पर करते हैं, तो याद रखिए इसका सही आंसर आप लोगों ने बिल्कुल ही लगा लिया है कि उसकी इनकम की हम लोग बात करते हैं तो आयकर जो लगता है वो इनकम पर लगता है। किस पर लगता है, इनकम पर लगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ बातें आप लोगों को याद रख ली हैं कि आयकर लगाने का आधार क्या है, कि बेसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को डिटेल पढ़नी है, इनकम टैक्स में डिटेल पढ़नी है, तो देखो मैं इनकम टैक्स बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। वैसे तो सभी सब्जेक्ट आप लोगों को कॉमर्स में सभी सब्जेक्ट आराम से और अच्छी तरीके से आप लोगों को 1 बाय 1 पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं इनकम टैक्स को तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, होता है कि इनकम टैक्स में हम लोगों को कम ध्यान दिया जाता है, तो इनकम टैक्स पर हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे और एक एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम लोग किन किन की बातें जो है करेंगे। तो मैंने आप लोगों को कर की दरें, देखो कर की दरों की बात भी हम लोगों को अगर आप लोग कहते हैं तो उनके डिटेल में पढ़ाएंगे। कर की दरें जो हैं उनकी बात करते हैं कि आयकर की विशेषताएं क्या होती हैं। आयकर की विशेषताएं जो कोई नहीं पढ़ाता है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। हो सकता है आप लोगों को ये सारी बातें मालूम हो, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को अगर कमेंट करते हैं, आप लोग बताते हैं कि हमें नहीं पढ़ाना, मतलब आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बताइए, कमेंट में कीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं कि आयकर में जो छूट की बात करते हैं तो कहाँ पर छूट दी जाती है। ठीक है, घुड़दौड़ पर जैसे मान लो लॉटरी हो गया, घुड़दौड़ हो गया, वर्ग पहेली हो गया, इस पर कितना टैक्स लगता है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी कभी कभी का पूछे जाते हैं ज़्यादातर। आकस्मिक आय क्या होती है, कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय पर कितना टैक्स लगता है, इन बातों को भी हम लोगों को करना है। ठीक है, जैसे हम लोगों को मान लो कि कुल आय और सकल कुल आय में अंतर क्या है, मतलब कि सकल कुल आय में क्या अंतर है और कुल आय में क्या अंतर है, तो इनको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम लोगों को, मैंने आप लोगों को गत वर्ष की बात बताई है कि गत वर्ष का मतलब बताया है, गत वर्ष का मतलब भी बताएंगे। स्थायी खाता संख्या क्या होती है, जैसे आप लोगों ने पैन नंबर सुना होगा, पैन नंबर में सुना होगा PAN नंबर, पैन नंबर जैसे हम लोग पैन कार्ड कहते हैं। तो पैन कार्ड में जैसे हम लोग कहते हैं, पैन कार्ड की फुल फॉर्म भी कहीं कहीं पूछी जाती है कि परमानेंट अकाउंट नंबर होती है। तो पैन कार्ड का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर को कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, स्थायी खाता संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से भी बातें कुछ हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पढ़ाएंगे, बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को इसको वीडियो को शेयर करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए आप लोग, जिससे मैं अपने चैनल को, आप लोग अपने चैनल को बढ़ा सकें। बात करते हैं कि आयकर जो है, आयकर आय पर एक वार्षिक कर है। ठीक है, कैसा कर है पूछा जाए तो अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, इस प्रकार से। तो याद रखिए कि आयकर जो है वो कैसा कर है, वार्षिक कर है, और कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, तो प्रत्यक्ष कर है।
दूसरी बात कि गत वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में उस वर्ष के लिए प्रस्तावित आय की दरों से कर लगाता है। मतलब कि जो वर्ष जो होंगी, जो टैक्स की दरें होंगी, उनके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये पहले से ही निश्चित नहीं होता है। मतलब कि प्रत्येक वर्ष हो सकता है कि कुछ दरें चेंज हो जाएं और हो सकता है कुछ दरें ना भी चेंज हो, सेम एज इट इज रहने वाली हो सकता है ऐसा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आयकर की, बात करते हैं कि आयकर की दरें जो हैं वो वित्त अधिनियम द्वारा प्रत्येक वर्ष निश्चित की जाती हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे कि आयकर की जो दरें हैं वो किसके द्वारा, तो वित्त अधिनियम के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो वित्त अधिनियम के द्वारा ये बात कही जाती है। तो इस बात को भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में कि आयकर जो है, आयकर अधिनियम की धारा 2 और सब धारा में 31 में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति पर जो है वो कर लगाया जाता है। इसकी धारा की बात भी कभी कभी जब पेपर हम लोगों का हो सकता है, कठिन पेपर अगर बनता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारा से, कि आयकर अधिनियम की धारा में प्रत्येक व्यक्ति पर जो टैक्स लगता है वो किस धारा के अंतर्गत बात करते हैं। तो धारा 2 की सब धारा की बात करते हैं, कि सब धारा की बात करते हैं 31, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि आयकर अधिनियम में वर्णित जो है प्रावधानों के अनुसार गणना की गई प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर आयकर लगाया जाता है। और लास्ट जो लिखा हुआ है कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आय के स्रोतों के स्थान पर काटा जाता है या फिर अग्रिम रूप से चुकाया जाता है। तो इसमें से आप लोगों को ये लास्ट पॉइंट का याद रखना है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा याद रखना है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, और ये वाला तो आप लोगों को IMP पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? IMP मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट किया हुआ है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में MCQ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज क्या होती है? तो 1 अप्रैल से लेकर कोई भी 1 अप्रैल हो और 31 मार्च तक की हम लोग इनकम को देखते हैं, वही हम लोगों की कर निर्धारण होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 1 अप्रैल को शुरू करेंगे और 31 मार्च को हम लोग उसको एंड करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया। तो भारत में सर्वप्रथम जो आयकर की बात करते हैं किसके द्वारा लगाया गया? तो सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया, सर जेम्स के द्वारा लगाया गया, सर न्यूटन के द्वारा लगाया गया, या फिर ल्यूकास पेसियोली के द्वारा लगाया गया। तो इनकम टैक्स की बात करते हैं कि इनकम टैक्स फर्स्ट बार किसने लगाया है? तो मैंने पहले ही बताया है कि ये किसने लगाया है, तो ये सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि कर निर्धारण वर्ष 2022-23, कर निर्धारण वर्ष हम लोगों का कौन सा है? 22-23 है। मैं देखो 2 बातें भी बताऊंगा आप लोगों को, एक होता है गत वर्ष प्रीवियस ईयर, और एक होता है हम लोगों का कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर। तो मैं इन दोनों की बात भी आप लोगों को अगली क्लास में जब बताऊंगा आप लोगों को इसका पार्ट 2, तो मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति के लिए कर मुक्त सीमा है। एक अनिवासी व्यक्ति है, उसकी कर मुक्त सीमा कितनी है? तो याद रखिए कि वो व्यक्ति कैसा है? वो निवासी नहीं है। तो वो क्या है? निवासी जो है वो
नहीं है, पहली बात। और अगर निवासी नहीं है तो वो कैसा है, अनिवासी है। और अनिवासी की बात करते हैं तो जो व्यक्ति हम लोग नॉर्मल व्यक्ति को देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं इसकी भी। तो इसकी भी सीमा कितनी होगी, जो नॉर्मल व्यक्ति की होती है 2.5 लाख रुपए कर मुक्त सीमा, तो इसकी भी होगी 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिक की कर मुक्त सीमा, वरिष्ठ नागरिक की कर मुक्त सीमा और अति वरिष्ठ नागरिक की कर मुक्त सीमा, तो ये दोनों को आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मान लो हम लोगों ने आप लोगों से 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया कि वरिष्ठ नागरिक की कर मुक्त सीमा कितनी है, तो वरिष्ठ नागरिक की याद रखिए कि वो 3 लाख रुपए है, और अति वरिष्ठ नागरिक की कितनी है, तो वो है 5 लाख रुपए। मतलब कि अति वरिष्ठ नागरिक कौन होता है, जो 80 वर्ष से अधिक होता है, और जो 60 से ऊपर होगा लेकिन 80 से कम होगा तो वो वरिष्ठ नागरिक में आएगा। उसकी कर मुक्त सीमा कितनी होगी, 3 लाख रुपए, और इसकी कितनी होगी, 5 लाख रुपए। ठीक है ना। तो इसका फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 14 नंबर में लिखा हुआ है कि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भारत में निवासी जो व्यक्ति है, भारत में कैसा व्यक्ति है, निवासी है, एक व्यक्ति जो है आयु जिसकी कितनी है 85 वर्ष के लिए कर मुक्त सीमा कितनी है। तो देखो 85 मतलब कि 80 से अगर अधिक होता है, अधिक है, तो वो कैसा व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति कैसा है, तो वो व्यक्ति है अति वरिष्ठ नागरिक है। और अति वरिष्ठ नागरिक की बात करते हैं तो उस पर जो टैक्स की बात करते हैं, उस पर जो कर मुक्त सीमा की बात करते हैं, तो वो मैंने अभी बताई हुई है, तो वो कितनी है, 5 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया, कब लगाया गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कब, कि व्हेन इनकम टैक्स वाज लिव्ड इन फर्स्ट टाइम, मतलब कि इंडिया में जो फर्स्ट टाइम कब इनकम टैक्स लगाया गया, तो वो कब लगाया गया, 1860 में लगाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, पहले ही बताया हुआ है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1860 हो जाएगा। ऑप्शन भी नहीं हम लोगों को देखने, वर्तमान में 1961 हम लोगों का अधिनियम चल रहा है, लेकिन फिलहाल सर्वप्रथम पूछा है भारत में सर्वप्रथम इनकम टैक्स कब लगाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि आयकर है, आयकर कैसा टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, व्यापार कर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, ये टॉपिक में भी है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या डिफरेंस है, इनके बाद में बात हम करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने बताया हुआ है कि जो आयकर है, आयकर जो है, तो आयकर कैसा टैक्स है, तो आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है, तो डायरेक्ट टैक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ई ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कैसा टैक्स है, तो वो प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वो जो पॉइंट बताया हुआ था कि वहाँ पर IMP लिखना है, तो इम्पोर्टेंट में लिखना है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 18 की, कि करदाता की सकल कुल आय, सकल कुल आय को कहते हैं ग्रॉस, उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए कुल शीर्षक जो होते हैं, कुल शीर्षक कितने होते हैं, कुल शीर्षक कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं और 6 होते हैं, कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पांचों के पांचों जो हेड हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पांचों के पांचों बताए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि वर्तमान आयकर अधिनियम किस प्रकार से जाना जाता है, कौन सी प्रकार से जाना जाता है। द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज, तो आयकर अधिनियम 1922 के हिसाब से जाना जाता है, आयकर अधिनियम 1886 के हिसाब से जाना जाता है, कि आयकर अधिनियम 1962 के हिसाब से जाना जाता है, या फिर आयकर अधिनियम 1961 के हिसाब से जाना जाता है, प्रकार से जाना जाता है, किस प्रकार से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कौन सा है, 1961 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है। उस अवधि को क्या कहते हैं, 12 महीने की, मतलब 1 अप्रैल को जो शुरू होती है और जो 12 महीने तक चलती है, उस अवधि को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग गत वर्ष कहते हैं, लेखा वर्ष कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष कहते हैं, या फिर वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की जो अवधि को क्या कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। टैक्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों का कर निर्धारण वर्ष होगा उस अवधि का नाम। तो प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की जो अवधि होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि आयकर की परिभाषा है। आय की क्या परिभाषा है, सम्मिलित की हुई, पूर्ण, पेचीदा या फिर सरल। तो आय की परिभाषा क्या है, द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज, सम्मिलित की हुई, पूर्ण है, पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, या फिर सिंपल है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है कि सम्मिलित की हुई, वो कौन सी आय, जो पांचों हेड से मिलाई हुई आय होती है, उसे हम लोग इनकम कहते हैं। तो सम्मिलित की हुई आय को हम लोग क्या कहते हैं, आय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स की, मतलब कि आयकर की आप लोगों को एमसीक्यू की वैसे तो मैंने 22-23 क्लासें पहले ही ली हुई हैं, कॉन्सेप्ट मतलब डिटेल में भी ली हुई हैं, लेकिन आप लोगों की ये एमसीक्यू में आप लोगों की पहली क्लास यहाँ पर बिहार एस्टेट, हम लोगों ने बिहार एस्टेट की आप लोगों की 2024 की प्रथम क्लास यहाँ पर ली हुई है। अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी मैंने ली हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंट में मैंने पढ़ाया हुआ है। इनकम टैक्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ऑडिटिंग भी आप लोगों की क्लासें प्ले लिस्ट में हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आप लोगों की चल रही हैं, और अगर देखनी है तो 22 क्लासें ऑलरेडी पहले भी मैंने पढ़ाई हुई थी। तो अगर आप लोगों को चैनल पसंद आता है तो आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे और भी क्लासें लाने वाला हूँ। लगभग में हम लोगों को 7-8 दिन में हम लोग इनकम टैक्स की जितनी भी आप लोगों के टॉपिक हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों के टॉपिक रहने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स। ये बातें मैंने आज एमसीक्यू में कराई हुई हैं। तो ये इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कराए हुए हैं, और भी क्वेश्चन होंगे तो उनको भी मैं आप लोगों को अगली क्लास में लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की,
रेसिडेंट स्टेटस की बात करेंगे और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी की बात करेंगे, एग्जेक्शन की बात करेंगे हम लोग, अंडर सेक्शन 10 की बात करेंगे, अंडर सेक्शन 80 की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब फिलिंग की बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करेंगे, जीएसटी की बात करने वाले हैं। वैसे तो जीएसटी एक अलग से सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ी मतलब कि शॉर्ट में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबरों में आप लोगों का ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर कीजिए, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। सेल्फ स्टडी भी आप लोग साथ ही साथ में करिए। सेल्फ स्टडी आप लोगों को ज़रूर करनी है, सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिए आप लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे पेड बैचेस हों, लेकिन सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको भी आप लोग करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। प्रीवियस ईयर पेपरों की बात अगर हम लोग करते हैं तो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, 2 ही 3 सालों से हुए हैं, तो उनके मतलब कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में, कम होंगे। इनको जरूर पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको करिए, अच्छी तरीके से करिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।